नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 8 के तहत भारतीय संविधान का भाग 5 देखेंगे। तो हमने भाग 4 तक और भाग 4 क्या तक कवर कर दिया पूरा, 4 भी और क्या भी। ये आपका कवर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो आप पहले पीछे वाला भाग देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर आना। तो क्योंकि जो पॉलिटी चल रही है हमारी, वो पॉलिटी एक तरीके से क्रम से चल रही है कि हमने पहले भाग 1 पढ़ा, फिर भाग 2, फिर भाग 3। उसी प्रकार से हम ऐसे आगे तक लेकर चलेंगे। किस तरीके से काम करेगी वो हम आगे देखेंगे इसको चलकर। तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, या जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसकी यूनिट नंबर 8 होगी और भाग 5 होगा। ये देखेंगे। और इसमें भाग 5 में जो है वो है संघ की संसद। अब देखो, संसद का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। अब आप ये भी भली बात जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनको हम देखेंगे आज, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के ही बारे में देखेंगे आज, राष्ट्रपति को अगली यूनिट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, भाग 5 के अंतर्गत या यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 8 में हम देखेंगे संघ। संघ अर्थात संसद। तो संसद में हमें किसे देखना है? लोकसभा को। लोकसभा के बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री को, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष ही आपका प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद और फिर हम देखेंगे राज्यसभा को। क्योंकि मंत्रिपरिषद कहाँ से बनती है? वो भी लोकसभा से ही बनती है। तो मंत्रिपरिषद क्या लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के, क्या वो सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, या वो मंत्रिमंडल में सभी आते हैं? तो ये इन सबके आंसर आप मंत्रिपरिषद में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी लोकसभा से कि लोकसभा किस तरीके से काम करती है भारत में। अब देखो, जो संघ की विधायिका है वो अनुच्छेद 5 में है, वो भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 151 तक देखने को मिलेगी। पीछे आपने देखा था, देखो, 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्षेत्र था। 5 से 11 तक नागरिकता थी भाग 2 में। और 12 से 35 तक मूल अधिकार थे भाग 3 में। और 36 से 51 तक आपका भाग 4 था, जिसमें हमने डीपीएसपी पढ़ा। और उसके बाद में जब 51 कै को देखते हैं तो उसमें है हमारे मौलिक कर्तव्य। तो ये हमने यहाँ पर ये भाग 4 के कै के अंतर्गत आते हैं। और भाग 5 में है आपका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। तो ये कहता है, देखो, संसद को हमने 3 भागों में बांट दिया कि संसद का क्या होता है कि संसद जो बनती है भारत में, वो तीनों के मिलने से बनती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये इन तीनों के मिलने से हमारी संसद का निर्माण होता है। और ये ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी। वह संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस तरीके से हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा लोकसभा के बारे में क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य और देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। संसद के सदस्यों की जो योग्यताएं होती हैं वो अनुच्छेद 84 में वर्णित है। ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ अनुच्छेद देखो, अब यहाँ से आगे आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने। 51 तक तो आपको सारे ही अनुच्छेद याद रखने थे, लेकिन यहाँ से आगे 51 से आगे आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने। कुछ ही इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं जिनको हमें याद रखना है बस। जैसे अनुच्छेद 84 जैसे कहता है कि संसद सदस्यों की योग्यता कहाँ निर्धारित होती है? अनुच्छेद 84 निर्धारित करता है कि कौन सदस्य संसद का सदस्य बनने के योग्य है, कौन नहीं है। तो इसमें वर्णित है, इसमें कहा गया है क्या? तो देखो, ये तो पहली जो स्टेटमेंट है ये तो सभी के लिए लागू होगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन बनती है कि वह पागल या दिवालिया न हो। ठीक। तीसरी कंडीशन बनती है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। उसके साथ साथ यदि हम और देखें लोकसभा के संदर्भ में, वह लोकसभा अध्यक्ष या जो लोकसभा सदस्य होता है उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो उसकी आयु, तभी वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अब मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम देखो निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम जरूर निर्धारित है कि लोकसभा के संदर्भ में यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है या सांसद बनना है, उसमें आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और यदि हम राज्यसभा के बारे में देखें तो राज्यसभा के संदर्भ में 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात न्यूनतम आयु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। और जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
देखो, जो छोटे एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जामों में तब से नहीं पूछी जाती चीजें, लेकिन छोटे एग्जाम जो होते हैं एसएससी वगैरह या यूपी ट्रिपल एससी वगैरह जो कराते हैं, यूपी पीसीएल कराते हैं, वहां पर अक्सर सवाल इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ले। निर्वाचन आयोग द्वारा वो एक तरीके से जो निर्वाचन आयोग होता है हमारा, जो निर्वाचन आयोग मतलब जो निर्वाचन कराता है, इसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल देखेंगे आगे हम। तो आगे, संसद अन्य योग्यता जो निर्धारित करे। यदि समय समय पर संसद जो योग्यताएं निर्धारित करती है वो भी आपकी मान्य होगी। उसे भारत में कहीं भी निर्वाचन नामावली में नामांकित होना आवश्यक है, अर्थात जैसे जैसे आप कहते हैं ना वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। ये कहा जाता है यदि आपको संसद का सदस्य बनना है तो। और ये सब, ये पांचों की पांचों बातें कौन कहता है? ये पांचों की पांचों बातें कहता है आपका अनुच्छेद 84। अब देखो, निर्योग्यता का मतलब क्या है? निर्योग्यता का मतलब यदि कोई योग्य ना हो, जैसे अयोग्यता। योग्यता अर्थात अयोग्यता भी कह सकते हैं। योग्यता एक का अपोजिट वर्ड होता है अयोग्यता। तो अयोग्यता का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 102 में किया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि संसद के सदस्यों की योग्यता जो निर्धारित होती है वो अनुच्छेद 84 के तहत, और संसद के सदस्यों की जो निर्योग्यता अ, होती है वो 102 के तहत होती है। जैसे इसमें कहा गया कि वह विकृत चरित्र का ना हो, अर्थात विकृत चरित्र का ना हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उसका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा हो। यदि अच्छा नहीं है उसका चरित्र, तो वो उसे निर्योग्य करा जा सकता है, अर्थात उसे संसद की सदस्यता से हटाया जा सकता है। वह दिवालिया न हो, अर्थात वह पागल या दिवालिया न हो। ये भी आपकी यहाँ पे कंडीशन बनेगी। निर्वाचन प्राधिकारी के सामने शपथ नहीं लेता, अर्थात निर्वाचन प्राधिकारी के सामने अपने पद की सदस्यता की उसको शपथ लेनी होगी, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे निर्योग्य ठहरा दिया जाएगा, अर्थात अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। संसद कानून द्वारा जो समय समय पर तय करे, यदि वो उनका पालन ना करे तो भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो, राज्यसभा के बारे में देखते हैं कि राज्यसभा का काम क्या है, किस तरीके से राज्यसभा वर्क करती है। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा के बारे में यदि देखें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन। जबकि लोकसभा क्या था? लोकसभा था एक अस्थायी सदन। क्यों? क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष, नॉर्मली प्रत्येक 5 वर्ष पर इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होता है, तो वहां पर उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन स्थायी सदन इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, जबकि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो भी इनमें से पहले हो उनमें से ये रिटायर होते रहते हैं यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा लोकसभा एक अस्थायी सदन होती है। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, जबकि इनका जो इलेक्शन तो होता है इनका भी, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक साथ नहीं होती, इसके जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। इसकी जो राज्यसभा की जो पहली बार मीटिंग हुई थी, या राज्यसभा का जो पहला गठन हुआ था, पहली बार गठन हुआ था, वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन गठन तो इसका यहाँ हो गया, लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई, अर्थात पहली मीटिंग हुई, वो हुई थी 13 मई 1952 को, अर्थात कुछ ही महीने बाद, जैसे अप्रैल मई, अर्थात अगले ही महीने कह लो आप, अगले ही महीने इसकी जो मीटिंग हो जाती है वो 13 मई 1952 को इसकी मीटिंग हो जाती है। अब जो राज्यसभा की संरचना है, ये संरचना किस तरह से होगी वो अनुच्छेद 80 बताता है हमें। अनुच्छेद 80 में ही राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 निर्धारित की गई है। तो देखो, 250 जो निर्धारित की गई है वो किस प्रकार से निर्धारित हुई है, ये जरा देखो। जैसे जो ये 250 सदस्य हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे देखो 250 में 238 और 200, इसमें हमने 12 को अलग कर दिया। 238 जो है ये राज्यों से चुनकर आएंगे, जबकि जो ये 12 हैं, ये 12 होंगे आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्य 12 हैं यहाँ पर, और जो चुनकर आते हैं, राज्यों से चुनकर आते हैं, वो 238 चुनकर आते हैं। तो देखो, ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, जिन्होंने कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, उन लोगों को राष्ट्रपति नामित कर लेते हैं। अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है, ये मनोनीत किए जाते हैं, अर्थात इनका निर्वाचन नहीं होता।
देखो 238 का तो निर्वाचन होता है, लेकिन जो ये 12 सदस्य हैं इनका निर्वाचन नहीं होता। लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ही व्यक्ति प्रसिद्ध हैं और जानकार व्यक्ति हैं। जब जानकार व्यक्ति हैं तो इन्हें राज्यसभा में लेना अनिवार्य है भी, वरना नीति निर्माण में इनकी क्या भागीदारी होगी? कोई नहीं। जब भागीदारी नहीं होगी तो इसी वजह से 12 सदस्यों को मनोनीत कर लिया जाता है, जिन्होंने कला के क्षेत्र, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अब देखो, वर्तमान में इन 238 में से केवल 233 पर ही निर्वाचन होता है। अभी भी सीटें, 5 सीटें जो हैं वो अभी भी खाली हैं। ये कह लो जैसे जम्मू कश्मीर के लिए वगैरह जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी जो बने थे, पहले ये राज्य था, उसके बाद में क्या हुआ, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो अभी तक इसकी व्यवस्था को थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रही है इसकी व्यवस्था। जैसे ही व्यवस्था बन जाएगी तो यहाँ पर भी इन सीटों का नामांकन कर दिया जाएगा। और कुछ सीटें होती हैं पीओके वाली, जो पॉप ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे भी कुछ सीटें हैं, तो उसको अभी वापस भी लेना पीओके वाले क्षेत्र को भी। लेकिन जैसे वापस होगा जब यहाँ पर ये सीटों की संख्या बढ़कर सामने आएगी। अभी कब लिया जाएगा ये आप भविष्य पर छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 238 सीटों में से 233 सीटों पर निर्वाचन होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम दोनों को देखें तो कुल 245 बनते हैं आपके। अर्थात राज्यसभा में यदि वो पूछ ले कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे 250 होती है। लेकिन यदि वो कह दे कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है या वर्तमान निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फिर आप वहां पर ये कहेंगे 245। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को देखा जा रहा है। तो ध्यान रखना कि किस किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और कितने व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। देखो, राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ध्यान रखना कि इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा ये इनका निर्वाचन होता है। अर्थात देखो, प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में देखें तो वह निर्वाचन जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती हो। जैसे आप देखते हैं ना कि लोकसभा के जो सांसद का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता वहां पर डायरेक्ट वोट करती है। ऐसे आप विधानसभा को देख लो, ग्राम पंचायत का चुनाव देखो, तो इन सबका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट करेगी। और जहां पर जनता डायरेक्ट वोट ना करती हो या जनता का कोई प्रतिनिधि वोट करता हो, तो वहां पर उसे अप्रत्यक्ष नाम दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, जहां पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती वहां पर उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और जहां पर जनता डायरेक्ट वोट करती है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो इसी वजह से राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य भाग लेते हैं यहाँ पर। ये कहता है। अब इनका जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है, देखो, इनका जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। अच्छा, अब ये क्या होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या होती है, देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखो। पहली बात तो प्रतिनिधित्व, या तो ये मान लो कि चुनाव के लिए आपको 50% प्लस अधिक वोट होनी चाहिए। 50% मतलब कुल वोटों का 50% आपके पास होना चाहिए, 50% प्लस। ये कह लो कि 50% प्लस होना चाहिए, अर्थात 51% हो जाए या 50.5% हो जाए, कुल मिलाकर 50% से ज्यादा होनी चाहिए, जब भी आप जीत सकते हैं। और यदि 50% वोट किसी को नहीं मिले तो वहां पर कोई भी नहीं जीत पाएगा। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं और जो वोट डलनी है वहां पर 10,000 वोट डलनी है। ये 3 कैंडिडेट है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 कैंडिडेट हैं, जबकि एक्स को 2,000 वोट मिले हैं, वाई को 4,000 वोट मिले हैं और जेड को भी 4,000 वोट ही मिल गए। अब आप यहाँ पर देखो तो एकल संक्रमण मत पद्धति क्या कहती है, एकल संक्रमण में ये मत पद्धति कहती है कि 50% प्लस, 50% प्लस चाहिए उसको। और यदि 50% प्लस चाहिए तो ये बताओ कि 10,000 का जब आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 10,000 का 50% निकालेंगे तो 5,000 आएगा। तो इनमें से क्या 5,000 या 5,000 से अधिक किसी को वोट मिले, तो इनमें से किसी को वोट नहीं मिले, तो इसका मतलब ना तो एक्स जीतेगा, ना वाई जीतेगा और ना ही जेड जीतेगा। तो इसी को ही कहते हैं आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखो, यदि मान लो एक्स को 1,000 वोट मिल गए, वाई को मान लो 3,000 वोट मिले और उसके बाद में जेड को 6,000 वोट मिल गए। अब बताओ इनमें से कौन जीतेगा, तो इनमें से जीतेगा कौन, अब इनमें से जीतेगा जेड। इस तरीके से यहाँ पर निर्वाचन होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें चाहिए कितना था, 5,000 प्लस, 5,000 प्लस वोट चाहिए, हमें कितनी मिल गई, 6,000 प्लस। वो 6,000 वोट मिल गई, तो जब 6,000 वोट मिल गई आपको
तो यही आपका कहलाएगा एकल संक्रमण मत पद्धति, और इसी के आधार पर ये इसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। एकल संक्रमण मत पद्धति इस आधार पर काम करती है। तो ध्यान रखना है कि 50 राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए 50% प्लस वोटों का होना अनिवार्य हो जाता है। वो भी किसके तहत? वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी मैंने आपको पीछे बताई, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता, केवल प्रत्याशियों के नाम लिखे होते हैं, अर्थात बैलेट पेपर पर वोट करना होता है। यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हमने पीछे अनुपातिक पद्धति को देखा, और यहाँ पर क्या, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यहाँ पर जो 3 व्यक्ति, तीन तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जैसे आपने प्रेफरेंस दे दी वाई को, सबसे पहले 1 नंबर दिया, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस आपने इसको दी है। उसी तरीके से जेड ने जेड को आपने दूसरी प्रेफरेंस दी है, और एक्स ने आपको एक्स को आपने तीसरी प्रेफरेंस दी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले किसे चाहते हैं? सबसे पहले चाहते हैं कि वाई बने, फिर दूसरे नंबर पर चाहते हैं कि जेड बने, और तीसरे नंबर पर चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक्स बने। यहाँ पर आप एब्सटेन नहीं कर सकते, तीनों को ही आपको रैंकिंग देनी होती है यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। कोई और व्यक्ति आया, मान लो इसने एक्स को 1 वोट दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया। उसी तरीके से कोई और व्यक्ति आया, तो जब और व्यक्ति आएगा तो मान लो यहाँ पर इसने एक्स को भी 1 वोट दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ठीक, प्रेफरेंस में। और उसके बाद में यदि हम देखें तो कोई और तीसरा चौथा व्यक्ति आया, तो उसने इसको भी दे दिया, इसने 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। अब आप यहाँ पर देखो अब यहाँ पर ये आंकड़ा लगाया जाएगा, मान लो 4 ही वोट पड़े हैं आपके, ये वाले। तो ये देखो कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी गई है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है, वो किसको? एक्स को दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स ही जीत कर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से एकल संकोणीय मत पद्धति काम करती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो देखो, राज्यसभा के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेता है? तो ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात राज्य विधानसभा, देखो, जो राज्य विधानसभा होती है उसमें एक तो होता है विधानसभा हमारी, सॉरी, ये विधानमंडल है आपका, विधानमंडल। तो विधानमंडल में कौन होगा? विधानसभा होगी। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन विधानमंडल में तो हमारा एक बार विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। और जब ये विधान परिषद होता है तो ये सदस्य भाग नहीं लेते। जबकि ये कहा गया है कि राज्यसभा में का जो निर्वाचन होगा, उसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जैसे वर्तमान में आप देखें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, ये नॉमिनेट विधायक होते हैं, जो नो एक तरीके से ऐसे कह लो, जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। अर्थात कुल मिलाकर राज्यसभा के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से जाएंगे, प्रदेश में जैसे मैं आपसे कहूँ विधानसभा सीटें कितनी है, तो 402। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, तो 402 सदस्य वहां पर जाकर भाग करेंगे। ऐसे एमपी के, ऐसे बिहार के, आप कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी क्या, 28 राज्य के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, और प्लस दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में भी क्या है, विधानसभा है। इस तरीके से यहाँ पर ये लोग भाग लेते हैं जाकर। अब देखो, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मेनली तो ये होता है 6 वर्ष, या फिर आप इसमें ये भी जोड़ दो 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो राज्यसभा का कार्यकाल बनता है यहाँ पर। अब जो इसके सदस्य होते हैं, ये भी आपको बताया गया था कि स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपने पद से रिटायर होते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनती है। कैसे? देखो, यदि किसी व्यक्ति के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भी वो रिटायर हो जाएगा। और यदि उसके 6 वर्ष पूरे नहीं हुए और उसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो गई, तो भी वो रिटायर हो जाएगा। इस प्रकार से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष उसके रिटायर होते रहते हैं। जगह भरे भरी जाती हैं हर दूसरे वर्ष, और हर दूसरे वर्ष व्यक्ति रिटायर होते रहते हैं। स्थायी सदन है तो इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। को जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर एक मोटा सा आंकड़ा ले लो कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति क्या कोई होता है उनमें से? राज्यसभा में से ही चुना जाता है? नहीं।
राज्यसभा में से पदेन सभापति न चुनकर वो उपराष्ट्रपति चुना जाता है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। ये आप ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये भी अनुच्छेद भी ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो अनुच्छेद 89 के तहत मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अर्थात कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है मंत्रिपरिषद में, तो वो जो है ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा पावर होती है संसद में, वो संसद में सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। अब आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र का पद है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में। तो पीएम जैसा कहेंगे ऐसे ही होगा। तो इस तरीके की यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन बन जाती है। तो ये इसमें इसी में यही बताया गया है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। ये ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो न्यूनतम तो 2 बार। और अधिकतम कितनी बार बुला सकते हैं? जब भी राष्ट्रपति चाहे जब भी राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं। अर्थात अधिवेशन मतलब मीटिंग, कोणम भी बोलते हैं। तो सत्र की बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर देखो, यदि 6 माह से अधिक का समय होगा तो वहां पर संविधान का जो बातें लिखी हुई है संविधान में उनका उल्लंघन होगा। इसी वजह से ये निकल कर आता है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाएगा। और दोनों अधिवेशनों के बीच में कम से कम ये कह लो कि दोनों अधिवेशन या दोनों मीटिंगों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसी वजह से क्या होता है, वर्ष में 2 मीटिंग तो होनी अनिवार्य ही हो जाती है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो भारत में अखिल सेवाओं का गठन करे, और वो भी अनुच्छेद 312 के तहत। तो राज्यसभा को अधिकार मिला हुआ है कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 312 के तहत राज्यसभा ही करेगी। और अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो हमारे पास कितनी है? तो एक तो होती है हमारे पास आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसे बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस को बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस को बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। इस प्रकार से वहां पर 3 अखिल भारतीय सेवाएं देखने को आपको मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से 1 आती हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके यूटी। पांडिचेरी भी यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। कुछ और पॉइंट मेन, राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति जो बने थे वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन बने थे। पदेन सभापति, इसका मतलब सीधा सा है। आप तो यहाँ पर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब ये प्रथम प्रथम पदेन सभापति बने हैं, तो पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जब ये प्रथम पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो आप ये समझ लो कि राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे और पदेन सभापति भी रहे। ये थोड़ा सा तो वो खुद भी लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि वो ये कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम प्रथम पदेन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ये भी आप ध्यान रखिए। प्रथम उप सभापति श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव बने थे। ये आप इनके बारे में हल्का सा ध्यान रखना। कभी कभी वो सभापति ना पूछकर वो उप सभापति पूछ ले, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान सभापति ये नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब हैं वर्तमान में जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में वर्तमान सभापति जो है वो जगदीप धनखड़ है, ये ध्यान रखना। और सभापति का वर्तमान वेतन जो होता है वो 4 लाख रुपए होता है। देखो, राष्ट्रपति का 5 लाख और इनका 4 लाख होता है। राज्यसभा के वे सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, अर्थात जो सदस्य राज्यसभा के सदस्य रहे, जो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य रहे, वो बाद में कहीं ना कहीं जाकर क्या हुए, प्रधानमंत्री भी बने थे। जैसे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। ऐसे ही एच डी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बने वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो लगातार 2 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री बन के गए थे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कब से कब तक, 2004 से 2014।
उसके बाद में बीजेपी लगातार 2 योजनाओं के लिए कार्य कर रही है वर्तमान में। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखना कि कौन-कौन से सदस्य ऐसे थे या कौन-कौन व्यक्ति ऐसे थे जो राज्यसभा से डायरेक्ट निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने थे। ये यहाँ पर कंडीशन बनती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि इनको 6 महीने के भीतर-भीतर लोकसभा की सदस्यता ले लेनी होती है। यदि लोकसभा की सदस्यता नहीं ली, तो ये इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी प्रावधान है कि इनको दोबारा नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ये कहीं न कहीं से जीत कर ही आएँगे। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहले कहीं न कहीं से आपको लोकसभा सांसद बनना होगा और जब जाकर आपको प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन आप केवल 6 महीने तक ही ऐसा काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका निर्वाचन होना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। तो राज्यसभा की शक्तियाँ देखो कितनी होती हैं, कैसे काम करती हैं राज्यसभा की शक्तियाँ? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये आप ध्यान रखना है कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, अर्थात पदेन सभापति को पद से हटाने के लिए केवल प्रस्ताव यदि लाया जाएगा तो वो केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उसके बाद में जो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, यदि राज्यसभा उसे पास कर देती है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। और यदि लोकसभा भी उसे पारित कर देती है तो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति यदि उस पर अंतिम मोहर लगा देते हैं तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कानून बनाने का प्रस्ताव राज्य अपने 2/3 बहुमत से पास करके उसे विषय पर संसद से कानून बनवा सकती है। अर्थात ये कहती है, अनुच्छेद 249 ये कहता है कि यदि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना हो, राज्य सूची देखो सूचियां कितनी होती हैं, जैसे संमति 3 सूची होती है, राज्य सूची और एक होती है आपकी संघ सूची। तो इन संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ का होगा, अर्थात केंद्र का होगा। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा, केंद्र और राज्य दोनों का होगा। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल वो राज्य का होगा। वो इसी बात को ही कह रहा है कि 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कानून बनाने का प्रस्ताव राज्य अपने 2/3 बहुमत से पास करके उसे पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता देनी है तो राज्यसभा ही इसको मान्यता देगी। ये आप ध्यान रखना, जो भी 3 अखिल भारतीय सेवाएं चल रही है भारत में वो 312 के तहत उनका गठन राज्यसभा ही करती है। उसके तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उस सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में बदल सकती है। 2/3 का मतलब ये होता है, जैसे मान लो उस समय उपस्थित की जो संख्या है वहां पर इतनी है, 231 है, तो इसका 2/3 निकाल दो। तो 2/3 जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। तो कितना हो गया? 77 में 2 से गुणा लगा लो, 2 × 7 = 14 और 1 तो 154 व्यक्तियों का 154 व्यक्तियों की वोटिंग होनी चाहिए, अर्थात 154 व्यक्ति यदि वहां पर उसके पक्ष में वोट डाल देते हैं, उस अखिल सेवा के पक्ष में वोट डाल देते हैं, तो वहां पर अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया जा सकता है। ये उपस्थिति की संख्या बता रहा हूँ आपको। वो जो विधेयक वगैरह होते हैं किस तरीके से पारित होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पर राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो मोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ आपको केवल बस। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। बाकी मैं इसको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी विधेयक कैसे पास किया जाता है, क्या संसद में लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है। इन सबके आंसर थोड़ा सा वेट करने पर आपको मिल जाएंगे, के रूप में यहाँ पर बदल सकती है। नेक्स्ट स्टेप देखो, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और जब वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? ये देखो, जैसे पीछे ही बताया मैंने आपको, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आपका होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ये आपका यहाँ पर देखने को मिले। 3 भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में। तीनों को आयोजित कौन कराता है? तो तीनों को आयोजित कराता है यूपीएससी, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनको आयोजित कराता है। ध्यान रखना है, परीक्षाएं आयोजित यूपीएससी कराता है, लेकिन जो नौकरी देगा वो नौकरी देती है होम मिनिस्ट्री, अर्थात होम मिनिस्टर, अर्थात कहने का मतलब ये गृह मंत्रालय। जो गृह मंत्रालय होता है हमारा, नौकरी वहां से दी जाती है। केवल एग्जाम पास कराने का, कैंडिडेट सेलेक्ट करने का कार्य यूपीएससी का होता है। नौकरी देती है होम मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो ये तो देखो हमारी होगी राज्यसभा। राज्यसभा में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है मोटे तौर पर। तो
आपके जो छोटे एग्जाम है और जो प्री का पीसीएस का प्री पॉइंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है आपका। ठीक है। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और उसके साथ साथ यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिए ना। तो मेल के माध्यम से भी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ भेजनी है, और वहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मेल कर देना इसके लिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो सके। लेकिन वैसे भी देखना, ध्यान रखना कि अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें वो तो अक्सर होते ही रहते हैं। हमारा जो एग्जाम होगा पीसीएस का, वो जून या जुलाई के आसपास होगा कहीं। यदि आप अभी से तैयारी में जुटेंगे, जब जाकर कहीं कुछ होगा, क्योंकि 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती। कम से कम तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, पेशेंस बना के रखना है आपको, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए। और अपना सिलेबस आप अपना थोड़ा-सा ध्यान रखना। सिलेबस को ज़रूर ध्यान रखना, सिर्फ बिना सिलेबस के यदि आप तैयारी करोगे तो भटक जाओगे। इसी बात को मैं बार-बार कहता हूँ, क्यों? क्योंकि सिलेबस भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको यहीं रोकेंगे आज हम। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।